एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना के खौफ के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में क्या खास रहा है आपको दिखाते हैं। तो बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। कोरोना के खौफ के बीच से पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहे हैं। बजट में भी उसकी झलक साफ दिख रही है। तो आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो वो उत्तराखंड के लिए लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि रोजगार के संसाधनों की कमी के चलते पहाड़ पर से बड़ी संख्या में पलायन हुआ था, मगर लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी युवा अपने घर वापस लौटे हैं। इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं पहले ही चल रही हैं, मगर अब इस पर और भी प्राथमिकता से काम होगा। तो बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी विशेष फोकस है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से आम आदमी की मुश्किल बढ़ती रही है। उम्मीद है कि अब इसमें कुछ राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। देश भर के 100 सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी है। उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग सेना में हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड में भी सैनिक स्कूल खुल सकते हैं। सड़कों के लिए अच्छी खासी बजट दिया गया है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और भारतमाला परियोजना के तहत पहले ही कई रोज का काम चल रहा है। तो इस बजट में कई नए रोड बनने का रास्ता साफ होगा। तो बजट की जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें। आत्मनिर्भर भारत पर जोर, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। योजना पर 64,180 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नई बीमारियों पर होगा फोकस। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो देश में बनाए जाएंगे 75 हेल्थ सेंटर। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का पैकेज। स्वास्थ्य सेवा के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए। तो बजट में खेती पर भी जोर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट की तारीफ की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने काफी अच्छा बजट पेश किया है। ये जो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इनको प्राथमिकता दी गई है और इस क्रम में 7 टेक्सटाइल पार्क 3 सालों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो रोजगार है ये बहुत अधिक बढ़ेगा और जो रॉ मटेरियल है वो भी उसके उत्पादक भी इससे बढ़ेंगे। तो एक रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमें कह सकते हैं कि जो इस पार्क की है, गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य है, कृषि है और शिक्षा है, चाहे सैन्य शिक्षा हो, उस पर इसमें बहुत फोकस किया गया है। इससे हमारे जो ग्रामीण भारत है उसको मजबूती मिलेगी। जो स्वामीनाथन कमेटी में जो सिफारिश की गई थी आज से वर्षों पहले किसानों को एमएसपी, ये 1.5 गुना ये एमएसपी देंगे। ये इसमें सरकार ने जो वायदा देश की जनता से किया था उसको पूरा करने का काम किया है। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण के लिए था, अब जल जीवन मिशन शहरी, जिसमें 2,86,00,000 घरों तक आने वाले 5 वर्ष में कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। यानी कि आने वाले 5 सालों में सभी घर ये इनका अपना अपना पेयजल का कनेक्शन होगा और इस पर 2.86 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट की तारीफ की। हालांकि विपक्ष बजट में खामियां निकाल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह बजट निराश कर रहा है। उत्तराखंड राज्य को तो इस बजट ने बहुत निराश करने का काम किया है। ग्रीन बोनस देने की बात लगातार जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से करती आ रही है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तराखंड के हाथ ग्रीन बोनस से भी खाली है। रेल परियोजनाएं जो उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित होनी चाहिए थी, उस परिप्रेक्ष्य में भी कोई बात नहीं कही गई है। मेट्रो की बात सरकार लगातार करती रही, लेकिन मेट्रो के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रदेश को निराशा हाथ लगी है। जो आधारभूत ढांचा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसको 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब हम गाँव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो 40,000 करोड़ की वृद्धि
एक बहुत बड़ी वृद्धि है और मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम में उठाया गया है। एक और जो माइक्रो इरिगेशन फंड, ये इसको भी जो पहले 5,000 करोड़ रुपया था, इसको भी दुगना किया गया, ये 10,000 करोड़ रुपया किया गया है। तो बजट के बहाने विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि यह बजट निराशाजनक है, गरीब तबके के बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। मध्यम श्रेणी के लिए तो बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट से महंगाई बढ़ी है, एग्रीकल्चर में सेस लगा दिया, पेट्रोल डीजल में सेस लगा दिया, तो इससे महंगाई बढ़ गई, उसके दाम बढ़ गए हैं। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सभी खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। और पीएस जो हमारी बड़ी संस्थाएं लाभ में चल रही, उनको बेचकर उससे आर्थिक संसाधन बढ़ाने का विचार है। मार्गों का जहाँ तक सब राष्ट्रीय राजमार्ग केवल चुनावी इलाकों में को इन्होंने कहा है कि वो बढ़ाया जाएगा। सिर्फ एक बात कही है, 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं पड़ेगा। अब कितनी छूट होगी ये बाद में बता। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। बजट बहुत घोर निराशाजनक वाला बजट है। आंकड़ों की जादूगरी की सिवाय इस बजट में ना तो किसानों के हितों को संरक्षित करने की कोई बात हुई है, नौजवान साथियों को रोजगार के परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई पर कैसे अंकुश लगे इस परिप्रेक्ष्य में भी कोई बात जो है इस बजट में दिखाई नहीं देती है। तो कांग्रेस को निराशाजनक लगा यह बजट। वहीं इस बजट में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा हुई है, जिससे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक बेहद खुश नजर आए। स्कूलों को खोलने की घोषणा की है, उससे आज हम बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। आज तक सरकार ने जो भी बैठे थे, खुले तो स्कूल पहले भी हैं सर, लेकिन आज जो घोषणा हुई है उससे हमें ये महसूस हुआ है कि आज सरकार कोई ऐसी है जो सैनिकों के बारे में सोच रही है। और हमें अब विश्वास हो रहा है कि कोई सरकार आज सैनिकों और सैनिकों के बच्चे और परिवारों के लिए कुछ अच्छा और नया करने की सोच रही है। तो पूर्व सैनिक बेहद खुश हैं। वहीं बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मसूरी में क्या प्रतिक्रिया रही इस बजट को लेकर लोगों की, चलिए आपको दिखाते हैं। आज देश के आर्थिक हालात को देखते हुए लोगों को केंद्र सरकार के इस बजट से भारी उम्मीदें थी, भारी आशाएं थी, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें जनता के दुख दर्द का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। लोगों को इससे घोर निराशा हुई है और देश के लोगों के साथ साथ उत्तराखंड को इस बजट में जो स्थान नहीं दिया गया, तो उससे उत्तराखंड में भी भारी निराशा है। जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कोरोना काल था उसके बाद जो है 137% इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित ही स्वास्थ्य क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ा एक बजट है। वहीं दूसरी ओर रोड कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा गया है और जो फाइनेंशियल और स्थितियाँ हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं इस बजट में विशेष प्रावधान है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आएँ और वो इन्वेस्ट करें। जहां आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, वहीं जो है जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें भी कहीं ना कहीं इस समस्या का हल होगा। जहां सरकार ने पूरे नंबर दिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए, तो वहीं विपक्ष निराश है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बड़कोट के जंगलों में आग लगी हुई है। बताया जा रहा है हिमरोल गांव के सेंतरा नामक तोल में जंगल में भीषण आग लगी है। जंगल की आग से वन संपदा नष्ट होने के साथ जंगली जानवरों पर मंडराया खतरा। ये आग गांव तक पहुंच गई, जिससे हिमरोल गांव के पशुपालकों की 2 छानियां भी जलकर राख हो गईं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे नितिन चौहान, हमारे सहयोगी बड़कोट से फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नितिन, तस्वीरें काफी डरा देने वाली हैं। भयानक आग लगी हुई है, भीषण आग लगी हुई है, वन जल रहे हैं, वन संपदा खाक हो रही है। क्या कदम उठाए गए हैं? की तनखा खाते हैं।
देखिए लवी, सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा आपको कि ये जो पूरा मामला है ये अपर यमुना वन प्रभाग के मोकासिंटी रेत के अंतर्गत ये हिंडोल गांव है। इसमें एक सेंट्रो नामक चौक है जहां जंगल में भीषण आग लगी हुई है। अभी सूचनाओं के अनुसार जो है ग्रामीणों से हमारी बात हुई है तो 2 थाने जलकर राख हो चुकी है, जबकि जो जंगल की जो आग यानी कि दावानल है गाँव के नीचे तक ये आग पहुंच चुकी है, यानी कि गाँव के बड़े करीब ये आग है। वहीं पर वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग का कोई भी जो कर्मचारी है मौके पर मौजूद नहीं है अभी तक। गाँव के ग्रामीणों ने सूचना दी की है, ग्रामीण खुद डटे हुए हैं, खुद आग बुझाने में, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गंभीर इसलिए भी है मामला क्योंकि गांव फैलते फैलते अब गांव तक पहुंच गई है और मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपने चुनावी अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंच गए हैं। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तैयारियों की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत प्रदेश में 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आप कार्यकर्ता 1.5 महीने तक राज्य की सभी 70 विधानसभा में जाएंगे और नए सदस्य बनाएंगे। इस अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी जनसभाएं भी करेगी। हर विधानसभा में एक वीडियो वैन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इस मौके पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बात की हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून में आज एक अभियान की उन्होंने शुरुआत कर दी है। 70 विधानसभाओं में 70 गाड़ियां रवाना हो गई हैं। वो वैन है जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सदस्यता के लिए रवाना की गई हैं। यानी कि अभियान है उत्तराखंड में भी केजरीवाल। कितना सफल ये अभियान बनने जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे पूरी तरीके की एक तरीके की प्लानिंग बनाई गई है, बात करते हैं। मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। किस तरीके से पूरा अभियान ये है कि उत्तराखंड के गांव-गांव में अब ये कैंपेन चलेगा, उत्तराखंड में भी केजरीवाल। और उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है कि उत्तराखंड में भी अच्छे सरकारी स्कूल, उत्तराखंड में भी अच्छे अस्पताल, उत्तराखंड में भी सस्ती बिजली, उत्तराखंड में भी इकोनॉमी का, ईमानदारी राजनीति का बोलबाला। तो ये है उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब। और ये अभियान अब पूरे 45 दिन हमारी 70 वीडियो वैन्स 70 विधानसभा में जा रही हैं और 350 कार्यकर्ता इन पे लगातार 24 घंटे काम करेंगे और गांव-गांव में जाके उत्तराखंड में इस बात का बताएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार चला के उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन किया है और भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, और कोई काम नहीं किया। और कैसे 5 साल में, केवल 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो ये बात उत्तराखंड में घर घर में जाके बताई जाएगी। अक्सर आपसे और आम आदमी पार्टी से एक सवाल होता है कि कैसे करेंगे, और हमेशा एक चेहरे की बात होती है, तो उसको लेकर क्या है? धीरे धीरे आपका कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा चेहरा, हमेशा सीएम फेस की भी बात होती है। नहीं, सीएम फेस भी मैंने कहा सही समय पे आने पे अनाउंस करेंगे। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आम आदमी ही फेस बन के निकलता है। आज दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली की विधानसभा में जो लोग बैठे हैं वो पहले राजनीति में कहीं नहीं होते थे। आज पंजाब की राजनीति में ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले राजनीति में कहीं नहीं थे। तो उत्तराखंड के आम आदमी में से राजनीतिक चेहरे निकलेंगे। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि एक सपना है सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली की परिस्थितियां उत्तराखंड की परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ बहुत अलग है। तो उसे किस तरीके से देखते हैं क्या? क्योंकि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग हैं और संसाधनों की उपलब्धता भी अलग है। उत्तराखंड में जितने संसाधन उपलब्ध हैं, देश के बहुत कम राज्यों के पास उतने संसाधन हैं। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितना टूरिज्म का संसाधन है। दिल्ली में तो बिजली खरीदनी पड़ती है, यहाँ तो बिजली बनती है। दिल्ली में पानी बाहर से लेना पड़ता है, यहाँ तो पानी है। यहाँ पे दिल्ली की सरकार के पास तो ज़मीन नहीं है, यहाँ तो ज़मीन प्रचुर मात्रा में है। तो यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, ईमानदार राजनीति की कमी है, एक विजनरी लीडरशिप की कमी है। वो विजनरी लीडरशिप, वो ईमानदार राजनीति जैसी दिल्ली ने देखी है, उत्तराखंड में स्थापित करनी है। यही हमारा सपना है। बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो चुनावी ताल ठोक दिया आम आदमी पार्टी ने भी 2022 चुनाव के लिए। और चलिए अब नजर डालते हैं कुंभ की खबरों पर। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं। कुंभ क्षेत्र में अलग अलग तरह के निर्माण काम किए जा रहे हैं। कहीं पार्किंग का काम हो रहा है, तो कहीं टेंट लगाए जा रहे हैं, तो कहीं पर अस्थायी अस्पताल का निर्माण हो रहा है।
एबीपी गंगा भी आपको लगातार कुंभ से जुड़ी खबरें दिखा रहा है। पिछले कुछ रोज में कुंभ में जो कार्य हो रहे हैं वो तेज नजर आ रहे हैं। 27 फरवरी से कुंभ की शुरुआत की बात कही जा रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में सभी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी, पूरी हो पाएंगी? हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत कब होगी, इसको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि 27 तारीख से ये माना जा रहा था कि हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत हो जाएगी और सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन अभी फिलहाल ये आगे टल सकता है। लेकिन कुंभ की जो तैयारियां हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उनको शुरू किया जा रहा है। मैं इस वक्त पंतद्वीप पार्किंग में हूँ। ये कुंभ मेले की पार्किंग यहाँ की जाएगी। बड़े स्तर पर जब वाहन इधर आएंगे, हरिद्वार महाकुंभ के दौरान तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, तो उन लोगों की पार्किंग की व्यवस्था यहीं की जाएगी। इसके साथ साथ ही इस जो पंतद्वीप पार्किंग का जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ टेंट भी लगाए जाएंगे। अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की जाएगी। उनकी गाड़ियों की पार्किंग भी यहाँ की जाएगी। लेकिन जब बड़े स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उस दौरान जो वाहन होंगे, बड़े वाहन, बस होंगी या उसके अलावा दूसरे बड़े वाहन होंगे, उनको इधर आने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र का एरिया होगा। यहाँ पर टेंटों की व्यवस्था की जाएगी, अधिकारी कर्मचारी यहाँ रुकेंगे। इसके अलावा जो छोटे वाहन होंगे, चौपहिया वाहन, जो अपनी वाहन से जो श्रद्धालु हरिद्वार स्नान के दौरान आएंगे, उनको यहाँ रोका जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी हल्की फुल्की तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका वाला यहाँ माहौल नहीं है, कम लोग आए हैं। उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं यहाँ दिखनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। ये सड़क मार्किंग यहाँ की गई है वाहनों के आने के लिए, यहाँ पर अभी हल्की मार्किंग की गई है। इसके साथ साथ ही जो व्यवस्थाएँ यहाँ होंगी, इनको एरिया वाइज ही बांटा जाएगा, सेक्टर में बांटा जाएगा कि कहाँ कौन से वाहन खड़े होंगे, किस एरिया में कौन से वाहन की व्यवस्था की जानी है। तमाम तरह की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ साथ ही जो पुलिस कर्मचारी होंगे उनकी भी यहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी। फिलहाल अभी मार्किंग के तौर पर यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुंभ की शुरुआत अभी और आगे बढ़ सकती है, इसको और छोटा किया जा सकता है, लेकिन जो तैयारियां हैं उनको आगे आगे बड़े स्तर पर करने की कोशिश की जा रही है। कुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की सेहत का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इसलिए मेरे पीछे जो आप ये टेंट देख रहे हैं, ये 150 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। इसमें श्रद्धालुओं की प्राथमिक चिकित्सा इसमें दी जाएगी। ये पहला हॉस्पिटल होगा जो कुंभ के पास होगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जो कुंभ के लिए हॉस्पिटल्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा। ये अस्थायी तौर का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी, एक्सपर्ट डॉक्टर रहेंगे। इसके अलावा जो भी जो उपकरण होते हैं स्वास्थ्य के लिए, वो सभी उपकरण इसमें रखे जाएंगे। इसके अलावा 6000 बेड्स का एक अलग से कोविड हॉस्पिटल भी बनाने की बात चल रही है। जो कोरोना के दौरान तमाम श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उनमें अगर किसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका प्राथमिक उपचार उस हॉस्पिटल में किया जाएगा। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ हरिद्वार में बननी शुरू हो गई हैं। हालांकि इन व्यवस्थाओं को बनने में भी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन इनको तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कुंभ के आने से पहले इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले को साफ स्वच्छ बनाने के लिए मेला प्रशासन पूरा फोकस कर रहा है। मेला क्षेत्र में मक्खी मच्छरों से फैलने वाली गंदगी और बीमारियों के खात्मे के लिए मेला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने हर की पैड़ी क्षेत्र पर हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत पूरे मेला क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, जिससे मक्खी मच्छरों के लार्वे को नष्ट किया जा सके। मस्कीटो कंट्रोल का एक तरह से प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे। खाने पीने की जो हमारी ईटरीज हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीज़न भी पास है, तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें जो टीम से हमारी सेक्टर वाइज बनी है। खबर लक्सर से, जहां के शिवगढ़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है उसने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है आरोपी अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ता था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों के धरने को मजबूती देने के लिए रुड़की में महापंचायत करने की तैयारी है। मंगलौर गुड़ मंडी में 3 फरवरी को किसान महापंचायत होने जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। कृषि कानून को लेकर अन्नदाताओं में रोष है, बेहद गुस्से में है। हरिद्वार के लक्सर में किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर तहसील में धरना दिया। किसानों का कहना है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो चक्का जाम कर देंगे। किसानों ने अपनी मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा।
वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में हुए बवाल को लेकर खटीमा में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों की मांग है कि लाल किले पर हुई घटना देश का अपमान है, इसलिए उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मसूरी के सरकारी अस्पताल में कोविड का टीका लगाया गया। 100 हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सबसे पहले कोविड-19 इंचार्ज ने कोविड की वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पौड़ी जिले में सीएम स्वरोजगार योजना की रफ्तार अच्छी रही। शासन की तरफ से जिले को जो टारगेट मिला था उसके मुताबिक काम हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिले को 250 लाभार्थियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 277 लोगों ने आवेदन किया था, जबकि जिले में अब तक 170 लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं।